हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंपटीशन वर्ल्ड इंडियाज़ नंबर वन एजुकेशनल चैनल। इस चैनल पर आपको सभी वनडे एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कराई जाएगी। आने वाले समय में एनआरए सीईटी एग्ज़ाम की कंप्लीट सिलेबस की तैयारी आपको इस चैनल पर कराई जाएगी। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस क्रैश कोर्स जनरल अवेयरनेस के टॉप 100 प्रश्न एसएससी एमटीएस 2021 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए वो टॉप 100 प्रश्न कौन से बनेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो का पार्ट 1 है। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। आने वाले नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में हम लोग जनरल अवेयरनेस के अगले 50 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, श्री पेरम्बटूर किसका जन्म स्थल है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका सही जवाब है श्री रामानुजाचार्य। श्री रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? इसका सही जवाब है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत का उद्धारक था। अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका सही जवाब है वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। ये इसका सही उत्तर। वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। अगला है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान शक्तियों के पृथक्करण का विचार किस दार्शनिक ने दिया था? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान शक्तियों के पृथक्करण का विचार किस दार्शनिक ने दिया था? इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका सही उत्तर है मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू ने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान शक्तियों के पृथक्करण का विचार दिया था। अगला प्रश्न है, सूफी परंपरा में पीर का क्या आशय है? सूफी परंपरा में पीर का क्या आशय है? पीर के बारे में बताना है। इसका सही उत्तर है पीर का आशय है सूफियों का गुरु। सूफी परंपरा में सूफियों के गुरु को पीर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? इसका सही उत्तर है संस्कृत। ऋग वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत। अगला प्रश्न है, किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है? इस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है। संगीत विद्या का वर्णन। इसका सही उत्तर है सामवेद। सामवेद में संगीत विद्या का वर्णन है। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा पतंजलि को। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर होगा उदयन ने। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मौर्य शासक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? किसने? मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? इसका सही उत्तर होगा 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही उत्तर होगा कृष्ण
प्रथम ने कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय द्वारा रचित आमुक्त माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? कृष्णदेव राय द्वारा रचित ग्रंथ है आमुक्त माल्यद। ये किस भाषा का ग्रंथ है? इसका सही उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका सही उत्तर होगा तेलुगु भाषा का ग्रंथ है। इस भाषा का तेलुगु भाषा का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के प्रिय भजन कौन? वैष्णव जन तेने कहिए के रचयिता कौन है? महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जनते तेने कहिए के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता इसके रचयिता है। अगला प्रश्न है, अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की? अभिनव भारती अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की? वीडी सावरकर ने। किसने की? वीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। अगला प्रश्न है, किस वायसराय पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने बम फेंका था? रास बिहारी बोस ने बम फेंका था। इसका सही जवाब है लॉर्ड हार्डिंग पर रास बिहारी बोस ने बम फेंका था। रास बिहारी बोस ने। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका सही उत्तर होगा नामचा बारवा। नामचा बारवा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। अगला प्रश्न है, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? इसका सही उत्तर होगा निम्न घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। निम्न घनत्व के कारण। अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पाए जाते हैं? ओजोन परत कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर है समताप मंडल में पाए जाते हैं। ओजोन परत कहाँ पाए जाते हैं? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक गेहूं की पैदावार भारत के किस राज्य में होती है? सर्वाधिक गेहूं की पैदावार भारत के किस राज्य में होती है? सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक गेहूं की खेती उत्तर प्रदेश में की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सही उत्तर है जोग जलपात्र। इसका सही उत्तर है जोग जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, घाना पक्षी विहार भारत के किस राज्य में है? इसका सही जवाब है राजस्थान में। घाना पक्षी विहार भारत के राजस्थान राज्य में है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ पर एक समान होती है? प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ पर एक समान होती है? तो इसका सही उत्तर होगा भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर दिन रात की अवधि एक समान होती है। जितने घंटे की दिन होती है उतने ही घंटे की रात होती है। अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर है नॉर्वे में। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? नॉर्वे में।
अगला प्रश्न है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? इसका सही उत्तर है 4 मिनट। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच समय अंतराल होता है 4 मिनट। अगला प्रश्न है, विश्व के सर्वाधिक भूकंप विश्व के सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? इसका सही उत्तर है परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। इसका सही जवाब है परिप्रशांत महासागरीय पेटी में विश्व के सर्वाधिक भूकंप आते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है इक्वाडोर में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर नामक जगह पर स्थित है। अगला प्रश्न है, किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो सही उत्तर है फिनलैंड। फिनलैंड को हजारों देशों की भूमि कहा जाता है, हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही उत्तर है एंजिल जलप्रपात। विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, सुएज नहर किसे जोड़ती है? सुएज नहर किसे जोड़ती है? इसका सही उत्तर है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सुएज नहर किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? इसका सही उत्तर है फंडी की खाड़ी में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है फंडी की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, ब्राजील ब्राजील नामक देश ये किस का सबसे प्रमुख उत्पादक देश है? ब्राजील किसका प्रमुख उत्पादक है? इसका सही उत्तर है कॉफी का। ब्राजील किसका प्रमुख उत्पादक है? कॉफी का प्रमुख उत्पादक है। अगला प्रश्न है, किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया था? किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? इसका सही उत्तर है ईरान। ईरान का प्राचीन नाम पर्सिया है। अगला प्रश्न है, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है। इसका सही उत्तर है बैरन तथा नारकोंडम। बैरन तथा नारकोंडम भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में है? फूलों की घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड राज्य में है फूलों की घाटी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है कौन स्थान है वो बताना आपको। इसका सही उत्तर है जैसलमेर। भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कहाँ पे है? जैसलमेर में। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है झारखंड में। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है लद्दाख में। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा स्थित है पाकिस्तान में। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त मिट्टी
कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? इसका सही उत्तर है काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। अगला प्रश्न है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? सही उत्तर है वर्ष 1923 में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग रिपोर्ट मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है अन्य पिछड़े वर्गों से। इसका सही उत्तर है अन्य पिछड़े वर्गों से मंडल आयोग रिपोर्ट संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष होता है सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे छोटा संप्रभु देश कौन है? वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका सही उत्तर है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी विश्व में सबसे छोटा संप्रभु देश है, वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? इसका सही उत्तर है सुकुमार सेन। इसका सही उत्तर है सुकुमार सेन। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त था सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है, लोकसभा यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त होते हैं तो सदन की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सदन की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही उत्तर है सदन द्वारा नामित सदस्य। सदन द्वारा नामित सदस्य सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है, जब लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष दोनों का पद खाली हो तब। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? इसका सही उत्तर है वी.एन. राव को। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? वी.एन. राव को। अगला प्रश्न है, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है न्यायमूर्ति फजल अली। न्यायमूर्ति फजल अली वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, न्यायमूर्ति फजल अली। आखिरी प्रश्न है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? इस अनुच्छेद के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 21A के तहत। अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में अगले 50 प्रश्नों के तहत। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।